नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम 10 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बनने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। आज के जो प्रश्न हैं वो आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो जो हमने एमसीक्यू तैयार किया है वो एक सामान्य एमसीक्यू है, लेकिन हमने उसका जो सॉल्यूशन है उसमें वो सारे तथ्य सम्मिलित किए हैं, जिससे कि अगर कथन कारण में भी वो प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे हल कर सकें। यदि वह निम्न में से कितने जो तथ्य हैं वह सही हैं, उस पर 1, 2, 3, 4 उस रूप में भी पूछा जाए तो भी आप उसे हल कर सकते हैं। और कुछ तथ्यों को मैच करने में पूछा जाए तो आप उसे हल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य ने जुलाई 2026 से सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जन गण मन का पूरा संस्करण अनिवार्य कर दिया है? तो ये जो प्रश्न है, राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन। जुलाई 2026 से किस राज्य ने इसका पूरा संस्करण अनिवार्य कर दिया है? ये ध्यान रखना है, पूरा संस्करण अनिवार्य कर दिया है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर और सिक्किम। तो इसका सही आंसर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने जन गण मन और जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसका पूरा संस्करण अनिवार्य कर दिया है। सभी सरकारी, साथ ही साथ सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय और मान्यता प्राप्त मदरसों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जन गण मन के पूर्ण संस्करण का गायन क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। त्रिपुरा के विद्यालयों में प्रतिदिन की प्रार्थना सभा प्रारंभ होने पर वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण से ये प्रारंभ होगा। उसके पश्चात राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया जाएगा। यह निर्देश विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा 28 जनवरी 26 के गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय गीत के सम्मान और प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसरण में जारी किया गया है। त्रिपुरा मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव को 25 जून 2026 को अनुमोदित किया और ये नीति 3 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई। 3 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई। वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है, जबकि जन गण मन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकृत किया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी और ये उनके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वंदे मातरम की रचना किन्होंने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और ये कहाँ संकलित है? आनंद मठ में। जबकि जन गण मन जो है उनकी रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। भारत के राष्ट्रीय गान के पूर्ण और संक्षिप्त दोनों संस्करण आधिकारिक रूप से मान्य है, अर्थात इसके पूर्ण और संक्षिप्त दोनों संस्करण क्या है? मान्य है। और राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग व सम्मान एवं विनियमन संवैधानिक, वैधानिक और कार्यपालिका संबंधी प्रावधानों द्वारा इनका उपयोग और सम्मान किया जाता है। तो जो भारतीय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है उनके पूर्ण संस्करण को अनिवार्य करने वाला राज्य त्रिपुरा है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत रिपोजिटरी के तौर पर नामित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम किस शहर में है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम किस शहर में है? आइजोल, इम्फाल, शिलोंग और कोहिमा। इसका सही आंसर कौन सा है? आइजोल। सही आंसर कौन सा है? आइजोल। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत रिपोजिटरी जो है तौर पर नामित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम आइजोल में है। मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत भारत का 21वां जैविक सामग्री, कौन सा? 21वां जैविक सामग्री नामित भंडार घोषित किया गया है। इस नामांकन की घोषणा कब की गई? 7 जुलाई 2026 को की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के पश्चात की गई। तो देखिए कितना डिटेल में हमें यहाँ बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल,
जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत कौन सा है? 21वां जैविक सामग्री नामित भंडार है। साथ में ये हो सकता है कि इसकी नामांकन की घोषणा कब की गई? 7 जुलाई 2026 को की गई। किसके द्वारा की गई? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की गई। किसकी अनुशंसा पर की गई? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के पश्चात की गई। अब आता है कि नामित भंडार को क्या होता है? नामित भंडार वह संस्थान होता है जो जैविक सामग्री का सुरक्षित संरक्षण करता है। जैविक सामग्री का सुरक्षित संरक्षण करता है, पहचान और सत्यापन के लिए संदर्भ नमूनों के रूप में संरक्षित प्रतिदर्श नमूनों का रखरखाव करता है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मिजोरम व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के वनस्पति व जीव जगत के प्रतिदर्श नमूनों का संरक्षण कौन करेगा? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय करेगा, जिसमें टेरिडोफाइट, महाकवक, सरीसृप, उभयचर, मछलियां, पतंगे, मृग, तितलियां सम्मिलित हैं। यह संग्रहालय प्रतिदर्शों के भंडार के रूप में काम करेगा। प्रतिदर्शों के भंडार के रूप में काम करेगा जो नई खोजी गई प्रजातियों के वर्णन और नामकरण के लिए संदर्भ नमूने होते हैं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 2022 में की गई। कहाँ की गई? मिजोरम विश्वविद्यालय के में की गई। ये विश्व की मान्यता प्राप्त जैव विविधता क्षेत्रों में से एक भारत म्यांमार जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है वो मिजोरम विश्वविद्यालय में 2022 में स्थापित किया गया, और जो जैव विविधता, विश्व के जैव विविधता क्षेत्र जो है उनमें से एक जैव विविधता क्षेत्र भारत में म्यांमार जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत में क्या करता है? जैव विविधता संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जबकि राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, वो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। लेप्टोब्रेचेल तामदिल मिजोरम से संबंधित हाल ही में वर्णित एक उभयचर प्रजाति है। कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से। क्या है? उभयचर प्रजाति, जो क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को क्या करती है? दर्शाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि उभयचर प्रजाति कौन सी मिजोरम में? लेप्टोब्रेचेल तामदिल, लेप्टोब्रेचेल तामदिल। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोरेज के हालिया अनुमान के अनुसार किस संस्था ने यह अनुमान लगाया कि 2035-36, कौन सा ईयर है? 2035-36 तक भारत की कुल एनर्जी स्टोरेज जरूरत 888 गीगावाट घंटा पहुंच जाएगी। 888 गीगावाट घंटा पहुंच जाएगी। नीति आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। क्या है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह अनुमान लगाया कि भारत की कुल एनर्जी स्टोरेज क्षमता 2035-36 तक कहां पहुंच जाएगी? 888 गीगावाट प्रति घंटा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत की कुल ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आवश्यकता 2035-36 174 गीगावाट 888 गीगावाट घंटा तक ये अनुमान है, पहुंचने का अनुमान लगाया है। प्रस्तावित जो 174 गीगावाट ऑब्लिक 888 गीगावाट प्रति घंटा है वो ऊर्जा भंडार क्षमता में क्या है? 80 गीगावाट ऑब्लिक 321 गीगावाट प्रति घंटा का योगदान बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 94 गीगावाट ऑब्लिक 567 गीगावाट घंटा का योगदान पंपिंग भंडारण परियोजनाओं से होगा। तो यहाँ दो परियोजनाएं प्रस्तावित जो है दो मानी गई। 80 गीगावाट ऑब्लिक 321 गीगावाट प्रति घंटा का योगदान किससे? बैटरी ऊर्जा भंडारण से, और 94 गीगावाट ऑब्लिक 567 गीगावाट प्रति घंटा का योगदान पंपिंग भंडारण परियोजनाओं से होगा। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विद्युत ऊर्जा का भंडारण पुनर्भरणीय बैटरियों के रूप में करती है। बैटरी ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा का भंडारण कहाँ करती है? पुनर्भरणीय बैटरियों में करती है, और विद्युत ग्रिड संतुलन और नवीनीकरण ऊर्जा के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की स्थापित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्षमता दिसंबर 2025 में 0.78 गीगावाट घंटा से बढ़कर 2026 की प्रथम 6 माही में 8.7 गीगावाट प्रति घंटा हो गई है। तो देखिए कितना बड़ा उछाल मिला है कि जो हमारी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली दिसंबर 25 में 0.78 गीगावाट घंटा थी, 0.78 गीगावाट प्रति घंटा थी, वो बढ़कर 2026 के पहली 6 मई अर्थात जनवरी से जून के मध्य 8.7 गीगावाट प्रति घंटा हो गई, और 2026
कि अंत तक आते आते ये कितनी हो जाएगी, 10 गीगावाट घंटा हो जाएगी। 2026 की प्रथम 6 माह के दौरान भारत में 47 गीगावाट घंटा क्षमता ऊर्जा भंडारण प्रणाली निविदाएं जारी कर दी गई है, और जिससे कुल निविदा पाइपलाइन लगभग 260 गीगावाट घंटा तक पहुंच जाएगी। भारत ने 2030 तक लिथियम आयन बैटरी सेल निर्माण क्षमता को 110 गीगावाट घंटा तक बढ़ाने की योजना बनाई है। ये भी ध्यान रखना है कि 2030 तक जो है वो लिथियम आयन बैटरी सेल निर्माण की जो क्षमता है उसको कहाँ ले जाएगा, 110 गीगावाट घंटा तक बढ़ाने की योजना है। कुल सेल बैटरी पैकअप से कंटेनर निर्माण क्षमता में 180 से 200 गीगावाट प्रति घंटा पहुंचने का हम यहाँ अनुमान लगा रहे हैं। पंपित भंडारण परियोजनाओं कम मांग की अवधि में उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत का उपयोग करके जल को ऊपरी जलाशय में पंप करती है और आवश्यकता पड़ने पर उसी जल को प्रवाहित कर विद्युत का उत्पादन करती है। अब ये देखिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण क्या करता है, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। क्या है, एक वैधानिक निकाय। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण क्या है, एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, भुगतान से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए जुलाई 2026 में नई दिल्ली में 4 राज्यों के बीच एक समझौते का हस्ताक्षर हुए थे, और ये समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे उसका संबंध किस परियोजना से है, उसका संबंध किस परियोजना से है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है नर्मदा परियोजना, यमुना परियोजना, गोदावरी परियोजना और कृष्णा परियोजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना, इस पर दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये नर्मदा परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये 4 राज्य आपको ध्यान रखने हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, जिससे नर्मदा परियोजना का संबंध है। 7 जुलाई 2026 को बैठक का आयोजन हुआ था। कब हुआ था आयोजन, 7 जुलाई 2026 को। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। लंबे समय से कौन सा विवाद चल रहा था, भुगतान से संबंधित विवाद चल रहा था। कौन सा विवाद था, भुगतान संबंधी विवाद चल रहा था। इस समझौते में सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना से संबंधित लागत वितरण के मुद्दों पर शामिल किया गया, और जो किससे जुड़े हुए हैं, नर्मदा जल विवाद अधिकरण से जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं के लागत वितरण का ये विवाद था। नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत नर्मदा नदी प्रणाली से संबंधित विवादों के समाधान के लिए किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, गुजरात में नर्मदा नदी पर किस प्रकार की परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। किस प्रकार की है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जबकि इंदिरा सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर परियोजना कहाँ है, मध्य प्रदेश में एक विशाल जलाशय और जल विद्युत परियोजना है। समझौते में पुनर्वास, पुनर्स्थापन व्यय, डूब क्षेत्र की भूमि के मुआवजा और निर्माण ऋण पर ब्याज से संबंधित बकाया राशि के मुद्दों का समाधान किया गया। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, से होकर गुजरती है और अंत में कहाँ चली जाती है, अरब सागर में गिरती है। भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है, जो नदी जल विवादों के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। नर्मदा समझौता 2026 में अन्य अंतर्राज्यीय जल समझौतों जैसे यमुना जल परियोजना और केशव बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बाद हुआ है। तो जो नर्मदा जल परियोजना में जो लागत वितरण का मुद्दा था उसका एक MOU पर साइन हो चुके हैं, जिससे कि इस भुगतान विवाद का भी अंत हो चुका है। कर्नाटक ने वैश्विक गंतव्य विकास परियोजना के लिए किन स्थलों की सिफारिश की है, वैश्विक गंतव्य विकास परियोजना के लिए कर्नाटक ने किन क्षेत्रों की सिफारिश की है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास, बेंगलुरु, कुर्ग, हम्पी, मैसूर, बीदर, उडुपी, हम्पी, मैसूर और लकुडी, हम्पी, बेलूर और हलेबीडु, ये सभी पर्यटन स्थल हैं। तो जो सही आंसर है वो है हमारा हम्पी, मैसूर व लकुडी। हम्पी, मैसूर व लकुडी, इन तीनों स्थानों के लिए कर्नाटक सरकार ने सिफारिश की है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत कहाँ आता है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत वैश्विक गंतव्य विकास परियोजना आती है।
उसके लिए सिफारिश कहाँ कहाँ की है? हम्पी, मैसूर व लक्कुडी की अनुशंसा की है। ये इस परियोजना का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्रों का हमें विकास करना है। विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्रों का हमें विकास करना है। चयनित गंतव्यों को 2 चरणों में 800 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण में 500 करोड़ और द्वितीय चरण में 500 करोड़ और द्वितीय चरण में 300 करोड़ की व्यय इसमें निर्धारित है। इसमें क्या क्या काम किए जाएंगे? विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, बेहतर संपर्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, उन्नत पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, विरासत संरक्षण पर जोर दिया जाएगा, सतत विकास एवं निजी निवेश पर इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम्पी क्या है? एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों से संबंधित है। और इसे कब विश्व धरोहर शामिल किया गया? 1986 में, 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। कर्नाटक स्थित जो लक्कुडी है, वो लक्कुडी क्या है? चालुक्यकालीन मंदिरों व बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लक्कुडी जो स्थान है वो चालुक्यकालीन मंदिर और बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और मैसूर जो है वो एक सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र है। हम्पी विकास योजना में स्मारकों का क्या करना है? वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया जाएगा, डिजिटल संरक्षण किया जाएगा, विरासत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या केंद्र की स्थापना करना इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वे स्थान होते हैं, कौन से स्थान होते हैं? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो होते हैं वह स्थान होते हैं जिन्हें 1972 के विश्व धरोहर अभिसमय के अंतर्गत असाधारण सार्वभौमिक महत्व के रूप में मान्यता दी जाती है। असाधारण सार्वभौमिक महत्व के रूप में मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की जनजातीय कलाओं, भाषाओं, संस्कृति व पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में, अब यहाँ ध्यान रखना है क्या है? जनजातीय कलाओं, भारत की जनजातीय कलाओं, भाषाओं, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना और बढ़ावा देना के लिए जुलाई 26 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा कौन सा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? कौन सा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन हमारे पास है। जनजातीय ज्ञान केंद्र, ट्राइबेक्स लर्निंग पोर्टल, जनजातीय विरासत केंद्र और जनजातीय संस्कृति केंद्र। तो ये जो जिसको लॉन्च किया गया उसका नाम है जनजातीय विरासत केंद्र। जनजातीय विरासत केंद्र, ये सही आंसर क्या रहेगा इसका? जनजातीय विरासत केंद्र। ट्राइब्स डिजिटल शिक्षण मंच जो है उसकी शुरुआत कब की गई? 7 जुलाई 2026 को। किसने की? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम द्वारा। कहाँ की गई? भुवनेश्वर, ओडिशा में की गई। तो ये ध्यान रखना है, 4 प्रश्न तो एक लाइन से ही बन जाते हैं कि डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ कब किया गया? 7 जुलाई 26 को। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जो है जुएल ओराम द्वारा। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारत की जनजातीय कलाओं, भाषाओं, संस्कृति व पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि डिजिटल शिक्षण संस्थान के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? जनजातीय कलाओं, भाषाओं, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान का संवर्धन और प्रसार करना चाहते हैं। ट्राइबेक्स वर्तमान में जनजातीय चित्रकला, हस्तशिल्प, वाद्य यंत्रों से संबंधित 20 निःशुल्क प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। जनजातीय भाषा, कला, शिल्प, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम भी ये प्रदान करता है। 5000 से अधिक बहुमाध्यमी संसाधनों वाला एक विरासत अभिलेखागार सम्मिलित किया गया है, जिसमें श्रव्य अभिलेख है, वीडियो है और साहित्य उपलब्ध है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मध्य एक समझौता हुआ है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान क्या काम करता है? जनजातीय समुदायों, भाषाओं, परंपराओं, आजीविका से संबंधित अनुसंधान, उनके दस्तावेजीकरण और नीति समर्थन
का कार्य करने वाला एक विशेष संस्थान के रूप में ये कार्य करता है। और जनजाति कार्य मंत्रालय जो है, जनजाति कार्य मंत्रालय जो है वो भारत में जनजाति कल्याण कार्यक्रमों के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है, जनजाति कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा, पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? किसे दिया गया? आचार्य हरिवल्लभ गोस्वामी, आचार्य हरिवल्लभ जी गोस्वामी, आचार्य विठलनाथ गोस्वामी, आचार्य रणछोड़ लाल जी गोस्वामी। तो हमारा जो सही आंसर है आचार्य रणछोड़ लाल जी गोस्वामी, आचार्य रणछोड़ लाल जी गोस्वामी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके अधीन दिया जाता है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार किन्हें देते हैं? 40 वर्ष से कम आयु के युवा। किन्हें दिया जाता है? ध्यान रखना है, 40 वर्ष से कम आयु के युवा उत्कृष्ट कलाकार जो भारतीय प्रदर्शनकारी कलाओं की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत इसे हम प्रदान करते हैं। पुरस्कार राशि कितनी है इसकी? 25,000 की नकद राशि है, एक प्रशस्ति पट्टिका इसमें दी जाती है और एक अंग वस्त्र इसमें प्रदान किया जाता है। आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को पुष्टि मार्गी हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण और संवर्धन हेतु, इसके लिए पुष्टि मार्गी हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण और संवर्धन हेतु युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हवेली संगीत पुष्टि मार्ग संप्रदाय और गुजरात राजस्थान की मंदिर आधारित संगीतिक परंपरा से संबंधित क्या है? भक्ति मूलक संगीत परंपरा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। हवेली संगीत परंपरा जो है वो किससे संबंधित है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ की है? गुजरात और राजस्थान की मंदिर आधारित संगीतक परंपरा है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य जी ने की। संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी के रूप में काम करती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या थे? विख्यात शहनाई वादक और भारत रत्न से सम्मानित महान संगीतज्ञ थे। तो ये ध्यान रखना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है वो शहनाई वादक थे और उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में भारत का दौरा करने वाले ब्रिगेडियर जनरल लुइस कानोबाइयर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल किस देश से संबंधित है? किस देश से था? ऑप्शन है इथोपिया, रवांडा, युगांडा और केन्या। इसका सही आंसर है रवांडा। सही आंसर क्या है? जो ब्रिगेडियर जनरल लुइस कानोबाइयर है वो कहाँ से संबंधित है? रवांडा से संबंधित है। भारत और रवांडा ने 6-7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की द्वितीय बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति प्रदान की। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जो है वो क्या है? एक द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र है। भारत और रवांडा सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग आपस में करने पर सहमत हुए हैं। भारत और रवांडा रक्षा सहयोग संबंधी जो समझौता ज्ञापन है वो जुलाई 18 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवांडा यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। रवांडा के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की सैन्य चिकित्सा अवसंरचना व स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन करने के लिए एक सेना चिकित्सालय रेफरल अनुसंधान केंद्र का भ्रमण भी किया था। रवांडा के प्रतिनिधिमंडल ने 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। जो रवांडा रक्षा बल है वो रवांडा की राष्ट्रीय सैन्य शक्ति है और राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को क्या है? समर्पित है। तो जो हमारा राष्ट्रीय समर स्मारक है वो किनको समर्पित है? राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे जो सैनिक हैं उन्हें समर्पित किया गया है। भारत का रक्षा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आयुध निर्माणियों व निजी निर्माताओं से मिलकर बना है जिसमें स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने की क्षमता है। इसी सारे संदर्भ में भारत और रवांडा ने आपस में सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास और चिकित्सा सहयोग के क्षेत्र में, रक्षा उद्योग के क्षेत्र में आपस में
सहमति व्यक्त करी है। दोनों देशों के मध्य विभिन्न प्रकार के समझौतों पर आगे भी इसी तरह से आपसी सहयोग से कार्य किया जाता रहेगा। तकनीकी सलाहकार समिति ने प्रस्तावित सेवा उत्पादन सूचकांक ISP के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में अनुशंसित किया है? तकनीकी सलाहकार समिति ने सेवा उत्पादन सूचकांक ISP के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में अनुशंसित किया है? तो यहाँ ऑप्शन है 11-12, 17-18, 19-20, 22-23 और 24-25। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है 2024-25। सही आंसर क्या है? 2024-25। सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक को भारत के औपचारिक सेवा क्षेत्र के लिए प्रथम व्यापक मासिक सूचकांक के रूप में प्रस्तावित किया। ये पहला जो है व्यापक मासिक सूचकांक होगा। इसका आधार वर्ष कौन सा रखा जाएगा? 2024-25। और इसका परीक्षण प्रकाशन कब किया जाएगा? 14 जुलाई 2026 को निर्धारित किया गया है। तो 14 जुलाई 2026 को इसे प्रदर्शित निर्धारित किया जाएगा। सेवा उत्पादन सूचकांक क्या करेगा? भारत के औपचारिक सेवा क्षेत्र जो है उनके उत्पादन में अल्पकालिक परिवर्तनों का मापन करेगा और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का पूरक होगा। ये क्या होगा? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का पूरक होगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है? सेवा उत्पादक से जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है? सेवा उत्पादन सूचकांक है जो कि मासिक आधार पर तैयार किया जाएगा। तो ये मासिक सूचकांक है। सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्यवर्धन में लगभग 53% का योगदान है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र बन जाता है। सेवा उत्पादन का जो संकलन है वो लास्पेयर्स आयतन सूचकांक पद्धति, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 के दो अंकीय स्तर और सकल मूल्यवर्धन भारांक के आधार पर किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम सेवा उत्पादन सूचकांक जारी करेंगे वो किस आधार पर तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए हम इसका जो संकलन करेंगे उसमें लास्पेयर्स आयतन सूचकांक पद्धति का हम इस्तेमाल होगा। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 के दो अंकीय स्तर को हम इस्तेमाल करेंगे और सकल मूल्यवर्धन भारांक को इसमें गणना में शामिल किया जाएगा। वस्तु व सेवा कर के जो आंकड़े हैं वो बाजार आधारित सेवाओं के लिए प्राथमिक स्रोत होंगे। वस्तु व सेवा कर के जो आंकड़े होंगे वो बाजार आधारित सेवाओं के लिए प्राथमिक स्रोत होंगे, जबकि प्रशासनिक आंकड़े और सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का जो वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं वो उन क्षेत्रों के लिए क्या होंगे? सहायक स्रोत होंगे और वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत पर्याप्त रूप से शामिल नहीं है। सेवा उत्पादन सूचकांक पर तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किसने किया था? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कब किया गया था? मई 2025 में। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देवजानी घोष की अध्यक्षता में किया गया था। जो सेवा उत्पादन सूचकांक विकसित करने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसकी कार्यान्वयन के लिए सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा मई 25 में देवजानी घोष के अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। समिति ने क्या करा? मासिक संकलन, परीक्षण प्रकाशन, संदर्भ माह के 60 दिनों के भीतर प्रकाशन, शुद्धता बढ़ाने के लिए त्रैमासिक और वार्षिक आंकड़ों के आधार पर सतत सत्यापन की अनुशंसा इसमें की है। जो तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा ये उसमें मासिक संकलन पर जोर दिया गया है, परीक्षण प्रकाशन पर जोर दिया गया है, संदर्भ माह के 60 दिनों के भीतर प्रकाशन पर जोर दिया गया है, शुद्धता बढ़ाने के लिए त्रैमासिक और वार्षिक आंकड़ों के आधार पर भी इनका सतत सत्यापन की अनुशंसा इसमें की गई है। अगला है जुलाई 2026 तक कौन सा देश रिटेल और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब बनकर उभरा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जुलाई 2026 तक क्या है? रिटेल और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के संदर्भ में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में उभरा है। इसमें 4 देश हैं, चीन, वियतनाम, सिंगापुर और भारत। इसका सही आंसर है भारत। इसका सही आंसर क्या है? भारत। तो देखिए, भारत खुदरा और तीव्र गति से उपभोग की जाने वाली उपभोक्ता वस्तु के वैश्विक क्षमता केंद्रों का विश्व में क्या बन गया है? सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, जहां 180 केंद्रों में 2,72,000 से अधिक पेशेवर कार्यरत हैं। वैश्विक क्षमता केंद्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित ऐसे आश्रित केंद्र होते हैं जो
आंकड़ा विश्लेषण, वित्त और आपूर्ति श्रृंखला व ग्राहक अनुभव जैसे व्यवसायिक कार्यों का क्या करते हैं, संकलन करते हैं। और बेंगलुरु जो है वो भारत का सबसे बड़ा खुदरा वैश्विक क्षमता केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक खुदरा केंद्र कौन सा है, बेंगलुरु। उसके बाद नंबर आता है दिल्ली का और तीसरे स्थान पर आता है हैदराबाद। तो बेंगलुरु पहले स्थान पर, दिल्ली दूसरे स्थान पर और हैदराबाद तीसरे स्थान पर। भारतीय खुदरा वैश्विक क्षमता केंद्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यबल की हिस्सेदारी 2022 में जहां 2.1% थी वो 2025 में बढ़कर 4.8% हो गई और 2026 के अंत तक ये कितनी पहुंचने का अनुमान है, 7.2% पहुंचने का अनुमान है। तो देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का कार्यबल हिस्सेदारी 22 में 2.1 थी, वो 25 में 4.8 हो गई और 26 के अंत तक आते आते वो कितनी हो जाएगी, 7.2% तक पहुंच जाएगी। 2025 के दौरान भारतीय खुदरा वैश्विक क्षमता केंद्रों में 52,000 से अधिक नए रोजगार सृजित हुए थे और आंकड़ा विश्लेषण के 2028 तक के सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होने के कार्यबल का इसमें अनुमान है। प्रौद्योगिकी, ग्राहक सफलता और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित कार्य वर्तमान खुदरा वैश्विक क्षमता केंद्र कार्यबल का लगभग 60% हिस्सा है। कितना है, 60% हिस्सा है और 2028 तक यह मांग का 80% से अधिक संचालन कर सकता है। वैश्विक क्षमता केंद्रों को कॉर्पोरेट क्षेत्र में आश्रित केंद्र या विदेश स्थित विकास केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तो जो वैश्विक क्षमता केंद्र है वो क्या है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में उन्हें क्या कहा जाता है, आश्रित केंद्र कहा जाता है और विदेश स्थित विकास केंद्र भी उन्हें कहा जाता है। वृहत भाषा मॉडल अभियांत्रिकी, जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालन, मशीन अधिगम संचालन और सदिश आंकड़ा आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाने से इस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत ही विकास होने की संभावना है। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो प्रश्न सीरीज है उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको अगर हमारा ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करने से उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।